नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 20 जुलाई के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के इस सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बुरकापाल माओवादी हमला जो हुआ है और उस पर जो एनआईए की अदालत का फैसला आया है, हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक और न्यूज़ जिसमें माओवादियों के खिलाफ लड़ाई को लेकर के चर्चा की गई है, हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। आंतरिक पार्टी लोकतंत्र को आधार बना करके जो एडिटोरियल आया है उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 को लेकर के जो न्यूज़ आया है उसमें सरकार चेंजेस करना चाह रही है, उस पर भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 8 पर एक एक्सप्लेनर आया जिसका शीर्षक है द जजमेंट ऑन द बुरकपाल मॉइस्ट अटैक, और ये टॉपिक समान अध्ययन 3 आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो इस न्यूज़ में इस बात पर चर्चा की गई है कि आखिर जो मामला था वो क्या था और एनआईए कोर्ट ने किस आधार पर इन सभी आदिवासियों को अपराध मुक्त किया है। आपको ध्यान में रखना है कि 15 जुलाई को एनआईए की जो विशेष अदालत है उसने 121 आदिवासियों को बरी कर दिया, जिन पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 2017 में जो एक संयुक्त गश्त दल था जिसमें कि सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान शामिल थे, उन पर जो है घात लगा करके हमला किया था छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में, जिसमें कि 25 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई थी। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ये सुरक्षाकर्मी सुकमा में बन रहे एक सड़क सह पुल निर्माण की रखवाली कर रहे थे और उसी समय 200 से 250 के संख्या में माओवादियों के द्वारा इन पर हमला किया गया था, जिसमें कि 25 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। आइए अब हम इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिर इन आदिवासियों पर क्या आरोप लगाए गए थे। आपको ध्यान में रखना है कि एनआईए के द्वारा जब इसकी जांच की गई थी तो यह आरोप लगाया गया था इन ग्रामीणों पर कि ये ग्रामीण जो है प्रतिबंधित भाकपा माओवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार 2004 में पीपुल्स वॉर ग्रुप यानी कि पीडब्ल्यूजी और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया यानी कि एमसीसीआई के विलय के बाद सीपीआई माओवादी अस्तित्व में आया था, जिसके सदस्य होने का दावा यहां पर जांचकर्ताओं के द्वारा किया गया था कि ये ग्रामीण जो है इस पार्टी के सदस्य हैं। अब यहां पर जो अभियोजन पक्ष है उसने ये कहा कि इन ग्रामीणों के पास हथियार बरामद हुए हैं। उन पर यह आरोप लगाया गया कि इन ग्रामीणों ने ही हमले की साजिश रची थी। सुरक्षा कर्मियों को मारने के अलावा इन्होंने जो है उनके हथियार, गोला बारूद और उनके जो अन्य उपकरण हैं उनको भी उनसे छीन लिया था। और इसी के आधार पर इन सभी आरोपियों पर धारा 147 के तहत दंगा, 148 के तहत घातक हथियारों से लैस होकर के दंगा भड़काने का, 203 के तहत हत्या का मामला, 149 के तहत गैर कानूनी सभा, 396, 397 के तहत डकैती और इसके साथ साथ आईपीसी की धारा 120 बी के तहत आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया था। उनके ऊपर छत्तीसगढ़ विशेष सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 2005 भी लगाया गया और उसके साथ साथ जो यूएपीए है उसके प्रावधानों के तहत भी उन पर आरोप लगाए गए थे। और आप सभी जानते हैं कि किसी व्यक्ति पर अगर यूएपीए लगाया जाता है तो उसे जो है जमानत मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा इन ग्रामीणों पर जो है आर्म्स एक्ट 1959, एक्सप्लोसिव एक्ट 1908 के प्रावधान भी लगाए गए थे। तो बहुत सारे जो गंभीर अपराध के जो धाराएं हैं वह इन सभी ग्रामीणों पर लगाई गई थी। अब यहां पर इस मामले में जो फैसला आया है उसमें क्या कहा गया है उसकी हम यहां पे चर्चा कर लेते हैं। जो विशेष न्यायालय बनाया गया था इसको लेकर के उसका ये साफ साफ कहना है कि जांच अधिकारी के द्वारा जो रिपोर्ट सौंपी गई थी और जो गवाह हैं वे दोनों अलग अलग बातें करते हैं, यानी कि इन ग्रामीणों पर जो आरोप लगाए गए थे
उसको साबित करने में पुलिस विफल रही है। यहां पर यह भी कहा गया कि आरोपियों के पास जो घातक हथियार मिले थे, पुलिस यह साबित करने में नाकाम रही है कि ये हथियार उन्हीं के थे। यहां पर कोर्ट ने यह कहा है कि 25 में से जो 22 गवाह हैं, उनको ना तो इस घटना के बारे में जानकारी थी, ना ही वे आरोपी को पहचानते या फिर जानते थे। यानी कि यहां पर जो अभियोजन पक्ष है वह यह साबित करने में नाकाम रहा है कि ये जो 121 ग्रामीण हैं, जो आदिवासी हैं, वे जो है इस हमले में शामिल थे। और इसी के आधार पर, इसी संदेह के आधार पर जो है कोर्ट ने यह फैसला लिया है कि इन सभी आदिवासियों को जो है मुक्त किया जाएगा, बरी किया जाएगा। अब यहां पर जो है ये मामला कैसे चला, ये अपने आप में बहुत ही चर्चा का विषय है, क्योंकि लगभग 5 सालों के बाद जो है ये निर्णय आया है। और आप सभी जानते हैं कि जिन व्यक्तियों पर यूएपीए लगाया जाता है, उसके तहत मामला दर्ज किया जाता है, उनमें से अधिकांश मामलों में जो है जमानत मिलना लगभग असंभव है। और यहां पर भी इन ग्रामीणों को जमानत नहीं मिला था। जो आरोपी थे उन्हें जो है जगदलपुर जेल में बंद किया गया था और उनके परिवार के सदस्यों के पास इतने संसाधन नहीं थे कि वह जो है वहां पर जा करके अपने लोगों से मिल सकें। जागरूकता की कमी के कारण और संचार सुविधाओं की कमी के कारण इनको जो है कानूनी सहायता देना भी जो है एक बहुत बड़ी चुनौती हो गया था। यानी कि लगातार 5 वर्षों तक इन्हें जमानत भी नहीं दिया गया। इनके परिवार वाले जो हैं इनसे मिल नहीं पाते थे। चूंकि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इसीलिए इनको कानूनी सहायता पहुंचाना भी बहुत ही मुश्किल था। बार बार एनआईए की जो अदालत है वह अलग अलग जगहों में शिफ्ट हो रही थी, कभी दंतेवाड़ा तो कभी जगदलपुर में, जिससे कि इन्हें अदालत में पेश करना भी बहुत ही मुश्किल हो गया था। यानी कि इनको और इनके परिवार वालों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना इस दौरान करना पड़ा है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि 5 सालों के बाद इन सभी ग्रामीणों को दोष मुक्त किया गया है, लेकिन 5 सालों तक एनआईए की विशेष अदालत ने इन्हें जमानत तक नहीं दिया था। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर ये मामला क्या था, इन ग्रामीणों पर जो है कौन से आरोप लगाए गए थे और कितनी मुश्किलों के बाद इन्हें जो है अभी दोष मुक्त किया गया है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, इसको आप जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज पर हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है ए स्टिंगिंग इंडाइटमेंट, और ये टॉपिक समान अध्ययन 3 आंतरिक सुरक्षा जुड़ा हुआ है। अभी अभी हमने जिस टॉपिक पर चर्चा की है उसी से जुड़ा हुआ ये मामला है। जैसा कि मैंने कहा कि बुर्कपाल का जो मामला था उसमें 121 आदिवासियों को जो है एनआईए के स्पेशल कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया गया है। उसी के तहत यहाँ पर यह चर्चा की गई है कि हम जिस तरीके से आदिवासियों को गलत आरोपों में फंसा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं माओवाद के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है वह कमजोर हो रही है। जैसा कि मैंने कहा कि 2017 का यह मामला है और 2022 तक जो है इन सभी आदिवासियों को जेल में रखा गया। उन पर जो आरोप लगाए गए थे यूएपीए के तहत और अन्य जो गंभीर आरोप लगाए गए थे उसके कारण उन्हें जो है इसी एनआईए की कोर्ट के द्वारा लगातार जो है जमानत से रोका गया, उन्हें जमानत नहीं दिया गया और इसके कारण उनका और उनके परिवार वालों का जीवन जो है बहुत ही कष्ट में गुजरा इन सभी 5 सालों में। तो यहाँ पर चूंकि एनआईए की कोर्ट ने यह कहा है कि पुलिस के पास, जांच एजेंसियों के पास इन सभी के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है कि इन पर जो आरोप लगाए गए थे वह सही हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि जिस तरीके से लगातार यह देखा जा रहा है कि पुलिस के द्वारा ऐसे आरोप लगा दिए जाते हैं आदिवासियों पर जब भी कोई मॉइस्ट अटैक होता है तो, और बाद में यह पता चलता है कुछ सालों के बाद कि उन पर जो आरोप लगाए गए थे वो गलत थे, उससे माओवाद के खिलाफ जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं हम हारते जा रहे हैं, वो कमजोर कर रहे हैं उसको। यहां पर बचाव पक्ष के वकील ने यह भी दावा किया है कि पुलिस का जो तरीका था जांच करने का वो भी बहुत ही खराब था। जो घायल सीआरपीएफ के कमांडोज थे उनसे जो है कोई भी पूछताछ नहीं की गई। इन आदिवासी लोगों को गिरफ्तार करने से पहले उन्हें गवाह नहीं बनाया गया और इसी का नतीजा है
कि आज 5 सालों के बाद जो है इन सभी आदिवासियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य बात उठाई गई है वो ये है कि जो माओवादी विद्रोह है वे क्या करते हैं, वे हिंसा का सहारा लेते हैं, साथ ही साथ वे इस बात का भी सहारा लेते हैं कि किस तरीके से जो एक राज्य है, जो एक देश है, वह अपने नागरिकों को गलत मामलों में फंसा सकता है। आप सभी जानते हैं कि अगर हमें माओवाद को हराना है तो जिन इलाकों में ये फैले हुए हैं वहां पर हमें विकास के साथ साथ इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों और सरकार के द्वारा उन लोगों पर जो है, जो वहां पर रहने वाले जो ग्रामीण हैं, जो आदिवासी हैं, उन पर जो है कोई अत्याचार नहीं किया जाए। और जब ऐसा होता है तो यहाँ पर माओवादियों को ही फायदा होता है, क्योंकि ये फिर से इसी बात को लेकर के जनता के भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि लोगों के समर्थन के बिना कोई भी उग्रवाद जो है विफल हो जाता है। और विशेष रूप से अगर हम माओवादी आंदोलन की बात करें तो यह आंदोलन इसी बात पर आधारित ही है कि किस तरीके से जो यह देश है वह अपने लोगों पर ही गलत तरीके से अत्याचार करता है, उन्हें गलत मामलों में फंसाता है। यानी कि वैसे लोग जिनका मुंह भारतीय राज से भंग हो चुका है, उन्हीं के भावनाओं को भड़का करके ये पूरा का पूरा आंदोलन जीवित है। तो यहाँ पर यह कहा गया है लेखक के द्वारा कि अगर हमें माओवादी विद्रोह को हराना है तो हमें उन सभी इलाकों में गरीबी, आजीविका और आर्थिक असमानता है उसको दूर करना होगा। लेकिन इसके साथ साथ कानून के शासन को भी हमें यहाँ पर लागू करना होगा। जिस तरीके से हम लोग जनजातीय लोगों को टाइपकास्टिंग करते हैं, टाइपकास्टिंग का मतलब ये है कि हम ये मान लेते हैं कि उस क्षेत्र में रहने वाले जो आदिवासी हैं वो भी माओवादियों के समर्थन करते हैं, ये गलत है। अगर हम इसी तरीके से सामूहिक कारावास देंगे लोगों को झूठे मामलों में और आगे चल करके कोर्ट के द्वारा उन सभी को बरी कर दिया जाएगा, तो एक तरीके से इन सभी लोगों का जो विश्वास है भारतीय राज्य में वह खत्म होता है, जिसका फायदा कहीं ना कहीं माओवादियों को मिलता है। माओवादी इन सभी बातों का प्रचार करते हैं कि किस तरीके से एक राज्य के द्वारा अपने ही लोगों का दमन किया जाता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है और कहा गया है कि अगर हमें जो माओवाद है उसे लड़ना है तो हमें उन क्षेत्रों का विकास तो करना ही होगा, वहां पर जो असमानताएं हैं उन्हें दूर करना ही होगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें इस बात पर भी जोर देना होगा कि भारतीय राज्य के द्वारा यानी कि सरकारों के द्वारा, सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा वहां पर जो रहने वाले लोग हैं उन पर कोई भी अत्याचार नहीं किया जाए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट विचार यहाँ पर व्यक्त किया गया है माओवाद को लेकर के, उससे लड़ने को लेकर के, और इसी को आधार बना करके आपको इसको पढ़ना है। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है नो इनर पार्टी डेमोक्रेसी, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया गया है और वो है इनर पार्टी डेमोक्रेसी को लेकर के, यानी पार्टियों के अंदर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसकी कमी हमारे देश के पार्टियों में देखी जाती है, उसका मुद्दा यहाँ पर उठाया गया है। यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि जो हमारा संविधान है उसमें जो है राजनीतिक दलों को लेकर के कोई नियम नहीं बनाए गए। हालांकि हमारे देश में चुनाव आयोग है जो कि एक संवैधानिक निकाय है, लेकिन इसका काम जो है चुनाव कराना है, ना कि पार्टियों को विनियमित करना। लेकिन अगर हम जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर लोकतंत्र में भाग लेने वाली जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर भी लोकतंत्र होना काफी जरूरी है, क्योंकि अगर पार्टियों के अंदर लोकतंत्र नहीं होगा तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ऐसी पार्टियां जो अपने अंदर लोकतंत्र को बढ़ावा नहीं देती हैं वह सत्ता पाने के बाद भारत में लोकतंत्र को बढ़ावा देंगी। और इसी को लेकर के यहाँ पर इस बात पर चर्चा की गई है कि जब हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं तो उसका एक सोच होता है, समाज को लेकर के उसके अपने प्रोग्राम होते हैं और वह लगातार सत्ता पाने की कोशिश करता है ताकि वह अपने आइडियाज को, प्रोग्राम को देश में लागू कर सके। और इसीलिए पार्टियों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का होना बहुत ही जरूरी है। अगर हम इस बात पे चर्चा करें कि आखिर पार्टियों में लोकतंत्र की जो कमी है उसके क्या कारण है, तो सबसे बड़ा कारण है इसमें
वंशवाद की राजनीति। हमारे देश में आज़ादी के बाद से ही जितनी भी पार्टियां बनी, जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां बनी, वो कहीं ना कहीं वंशवाद की राजनीति का शिकार हो गई हैं। अंतरदलीय जो लोकतंत्र है उसकी कमी है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज में। भाई भतीजावाद, इस प्रवृत्ति को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके कारण पार्टी में जो आंतरिक लोकतंत्र है उसकी कमी हमें देखने को मिलती है। यहां पर जो दूसरा कारण है वो है केंद्रीकृत निर्णय। आप सभी जानते होंगे कि आजकल जो है हाई कमांड का जो प्रवृत्ति चल रहा है, यानी कि दल में जो है निर्णय वह कुछ लोगों के द्वारा लिया जाता है, चाहे वह कोई भी दल हो। जो दल बदल विरोधी कानून हमारे द्वारा पारित भी किया गया, उसके कारण भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि दलों के अंदर जो उनके चुने हुए सांसद होते हैं, जो विधायक होते हैं, वे अपने विवेक से कोई भी काम नहीं कर सकते, ना तो संसद में ना तो संसद के बाहर। तीसरा जो यहां पर सबसे बड़ा कारण है वो है राजनीति का अपराधीकरण। यहां पर यह कहा जा रहा है कि एक ठोस कानून के अभाव में पार्टियां जो हैं बस इस आधार पर अपने प्रत्याशियों को चुनती हैं कि उसके जीत सकने की क्षमता कितनी है, और इसी अवधारणा के द्वारा यहां पर टिकट भी दिए जाते हैं। और इसलिए ऐसे व्यक्ति जो बाहुबली हैं, जिनका आपराधिक पृष्ठभूमि है, जिनके पास अकूत पैसा है, वे जो हैं लगातार राजनीति में आते जा रहे हैं, और इन पार्टियों के द्वारा जो है उन्हें टिकट भी दिया जाता है, क्योंकि उनके जीतने की संभावना उतनी ही अच्छी होती है, क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में पैसे खर्च कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण पार्टियों में लोकतंत्र की कमी देखी जा रही है। यहां पर लेखक के द्वारा यह कहा गया है कि पार्टियों में पारदर्शिता की कमी है। मतलब पार्टी में जो अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं और भी जो अन्य पद हैं, उनमें कैसे चुनाव होता है इसको लेकर के कोई भी प्रक्रिया नहीं है। प्रक्रिया अगर है भी तो उसका पालन नहीं किया जाता। और यहां पर अगर हम इसकी कंपैरिजन करें दुनिया के अन्य देशों से, तो यहां पर यह कहा गया है कि जो जर्मनी है वहां पर जो है इनर पार्टी डेमोक्रेसी को बढ़ावा दिया गया है, यानी कि वहां की जो पार्टियां हैं अगर उन्हें चुनाव में अपने उम्मीदवार को घोषित करना है, नामित करना है, तो उन उम्मीदवारों को जो है कुछ शर्तों को पूरा करना पड़ता है। यहां पर जब भी किसी व्यक्ति को चुनाव में खड़ा किया जाता है तो यहां पर गुप्त मतदान के द्वारा उस व्यक्ति को चुना जाता है जो कि चुनाव लड़ने वाला है, और उसके आधार पर फिर उसे टिकट दिया जाता है। लेकिन हमारे देश में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। इसी तरीके से अगर हम यूएस की बात करें तो वहां पर भी जब पार्टियों में किसी पद पर चुनाव होता है, किसी व्यक्ति को बैठाना होता है, तो वहां पर भी उनके सदस्यों के द्वारा गुप्त मतदान के द्वारा वैसे व्यक्ति को चुना जाता है जो अपने पार्टी के किसी पद के लिए योग्य हो। लेकिन हमारे देश में इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता। पार्टियों में गुटबाजी भी है जिसका शिकार अमूमन सभी पार्टियां हैं, जिसके कारण जो है पार्टियों के अंदर जो आंतरिक लोकतंत्र है वो सही तरीके से लागू नहीं किया गया है। कानून की भी कमी है। जैसे कि मैंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है उसको ये पावर नहीं दिया गया है कि वह पार्टियों के आंतरिक मामलों में जो है इंटरफेयर कर सके। हालांकि जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है उसकी धारा 29A में यह जरूर कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है पार्टियों का पंजीकरण करेगा, उन्हें इलेक्शन सिंबल देगा, लेकिन जो पार्टियों के अंदर पदाधिकारी का चयन होता है उनके अंदर के जो काम है उसमें जो है इंटरफेयर करने का पावर इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। तो ये सभी कारण है जिसके कारण जो इनर पार्टी डेमोक्रेसी है वह जो है अभी हमारे देश के पार्टियों में देखने को नहीं मिलती है। यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि बहुत सारे सरकारी आयोग हैं जिन्होंने इनर पार्टी डेमोक्रेसी को लेकर के अपनी सुझाव दिए हैं। जैसे आपको ध्यान में रखना है कि विधि आयोग के द्वारा भी जो अपनी 117वीं रिपोर्ट सौंपी गई थी उसमें यह कहा गया था कि राजनीतिक दलों को जो है अपने अंदर आंतरिक लोकतंत्र के लिए कानून बनाए जाने चाहिए और उसका पालन भी किया जाना चाहिए। उसी तरीके से नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसने भी यह सुझाव दिया था कि राजनीतिक दलों के पंजीकरण और जो उनका कार्य होता है, जो उनके अंदर के जो कार्य होते हैं उनको विनियमित करने के लिए हमें एक व्यापक
विधायी व्यवस्था करनी चाहिए, यानी कि कानून बनाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को जो ये पावर देना चाहिए कि वह जो है पंजीकरण के साथ साथ ये भी देखे कि हमारे देश की पार्टियों में जो आंतरिक लोकतंत्र है वो है या नहीं। जब वहां पर अध्यक्ष या फिर अन्य सचिवों का चुनाव होता है तो यहां पर लोकतांत्रिक तरीके से उसे चुना गया है या फिर गुप्त तरीके से किसी व्यक्ति को जो है वहां पर अध्यक्ष या फिर अन्य पद दे दिया गया है। तो ये सभी अनुशंसाएं जो हैं विधि आयोग के द्वारा और एनसीआरडब्ल्यूसी के द्वारा जो है किया गया है। अब यहां पर अगर हम आगे की राह को लेकर के चर्चा करें कि इनर पार्टी डेमोक्रेसी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि पार्टियों में आंतरिक चुनाव के लिए हमें एक कानून बनाना चाहिए। यानी कि जब भी कोई राजनीतिक दल अपने यहां पर अध्यक्ष का चुनाव करता है, उपाध्यक्ष का चुनाव करता है या फिर अन्य जो उसके पास पद हैं उनका चुनाव करता है, तो ये जो चुनाव हैं वह चुनाव आयोग के द्वारा नामित किए गए पर्यवेक्षक की उपस्थिति में जो है किए जाने चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो वहां पर आंतरिक चुनाव हुए हैं वह सही तरीके से हुए हैं। इसी तरीके से जो दल बदल विरोधी कानून है उसमें भी हम कुछ संशोधन कर सकते हैं। हम वित्तीय पारदर्शिता के लिए कानून बना सकते हैं। हम यह अनिवार्य कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि वह एक निर्धारित समय सीमा के भीतर जो है अपने खर्चों का पूरा विवरण जो है चुनाव आयोग को प्रस्तुत करें। और यहां पर हमें जो है चुनाव आयोग को भी सशक्त बनाना होगा। यानी कि मान लीजिए अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने खर्चों का ब्यौरा नहीं देती है टाइम पर, तो उसके खिलाफ चुनाव आयोग सख्त कार्रवाई कर सके, इतना पावरफुल जो है हमें अपने चुनाव आयोग को बनाना होगा। यहां पर यह भी किया जा सकता है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसे हम इतना पावर दें कि अगर कोई पार्टी अपने अंदर आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा नहीं देती है, उसका पालन नहीं करती है, अगर उसके अंदर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होते हैं पदों के लिए, तो इलेक्शन कमीशन जो है उस पार्टी पर दंडात्मक कार्रवाई भी कर सकता है, जैसे उसके पंजीकरण को रद्द करना। तो इस तरह के काम अगर हम करते हैं तो इससे जो है पॉलिटिकल पार्टीज मजबूर हो जाएंगी कि अपने यहां जो है वो इनर पार्टी डेमोक्रेसी को लागू करें। यहां पर यह भी कहा गया है कि आरटीआई के अंदर जो है हमें पॉलिटिकल पार्टीज को लाना होगा, उससे भी जो उनके काम करने की जो तरीके हैं उसका खुलासा हो सकेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मुद्दा यहां पर उठाया गया है जो कि आपके मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है कि पार्टियों में जो है इनर डेमोक्रेसी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक लोकतांत्रिक देश में जो पार्टियां जहां पर सरकार बनाती हैं उन पार्टियों के अंदर कितना लोकतंत्र का पालन किया जाता है, यह बहुत ही जरूरी सवाल है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज की हम यहां पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है टनल विजन दैट इज इंडेंजरिंग इंडियाज हिस्ट्री, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने अभी हाल ही में कहा था कि सरकार जो है प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम यानी कि AMASR 1958 में संशोधन करने पर विचार कर रही है, ताकि इसे और अधिक लचीला और पब्लिक फ्रेंडली जो है बनाया जा सके। और इसी को आधार बना करके यह एडिटोरियल जो है आपके सामने रखा गया है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये एंशिएंट मोन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट जो है क्या। तो आपको ध्यान में रखना है कि यह जो अधिनियम है वह प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और राष्ट्रीय महत्व के जो अवशेष हैं उनके संरक्षण, जो वहां पर खुदाई होती है उसका नियमन, और मूर्तियों, नक्काशी और अन्य वस्तुओं के संरक्षण के लिए जो सुरक्षा प्रदान की जाती है उसके लिए अधिनियमित किया गया था। यानी कि इन सभी को लेकर के यहां पर ये नियम और कानून बताए गए हैं। आप सभी को पता है कि हमारा जो ASI है यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वह जो है
ऐतिहासिक और प्राचीन स्मारकों के देखभाल का जिम्मा उठाता है। उसके द्वारा जो है पुरातात्विक अनुसंधान, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के जो स्मारक हैं उनका संरक्षण किया जाता है। और हमारा जो एएसआई है वह संस्कृति मंत्रालय के अंदर आता है। तो सबसे पहले आपको यह समझना कि आखिर यह अधिनियम किससे जुड़ा हुआ है। इस अधिनियम को जो है 2010 में संशोधित किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि अगर एएसआई के द्वारा किसी स्मारक को संरक्षित किया गया है तो उस स्मारक के 100 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। यानी कि जो 100 मीटर का दायरा है उस स्मारक के आसपास का, उसे जो है प्रोहिबिटेड एरिया माना जाता है। आप वहां पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर यह भी कहा गया कि इस 100 मीटर के बाद जो अगला 300 मीटर होगा उसे जो है हम रेगुलेटेड एरिया मानेंगे। कहने का आशा यह है कि मान लीजिए कोई स्मारक है और उसके आसपास के जो 100 मीटर का जो एरिया है उसे हमने प्रोहिबिटेड एरिया बना दिया, यानी कि हम यहाँ पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसके आसपास का जो 300 मीटर का एरिया है, इस 100 मीटर के बाद का एरिया जो 300 मीटर का है उसे हम बोलते हैं रेगुलेटेड एरिया। और वहां पर यह कहा गया है कि यहां पर जो संरचनाएं होंगी उसमें भी जो है कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। और अगर आपको परिवर्तन करना है, वहां पर अगर कोई निर्माण कार्य करना है तो इसके लिए आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। किससे? एएसआई से। और अनुमति मिलने के बाद ही आप वहां पर कोई भी निर्माण कार्य कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसको कि आपको समझना है और इसी को लेकर के जो है सरकार कुछ चेंजेस करना चाहती है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि पूरे देश में एएसआई के द्वारा लगभग 3700 से अधिक प्राचीन स्थलों और स्मारकों की सुरक्षा की जाती है। अब यहां पर मंत्रालय के द्वारा जो संशोधन करने की बात कही जा रही है वह जो है विवादों में घिर गया है, क्योंकि यहां पर सरकार का यह कहना है कि यह जो प्रोहिबिटेड एरिया है और जो रेगुलेटेड एरिया है उसमें जो है सरकार कुछ चेंजेस करेगी और उनको जो है युक्ति संगत बनाएगी। यहां पर सरकार का यह भी कहना है कि वह एएसआई को जो है और अधिक पावर देना चाहता है इस मामले को लेकर के। और जो परिवर्तन यहां पर किए जाएंगे उससे एएसआई को जो है यह पावर मिलेगा कि जो अतिक्रमण किया गया है प्रोहिबिटेड एरिया के अंदर या फिर रेगुलेटेड एरिया के अंदर, वह उसे जो है हटवा सकता है। और वहां पर जो भी अधिकारी उस अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है। तो सरकार का यह कहना है कि वह जो है यह संशोधन इसलिए लेकर के आ रही है ताकि यह जो कानून है उसे हम और युक्ति संगत बना सकें। लेकिन इसको लेकर के विवाद हो गया है। अब यहां पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए हैं इस लेख में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह जो निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई है स्मारकों के आसपास, वह इसलिए लगाया गया है कि अगर हम वहां पर आसपास में निर्माण करेंगे तो जो हमारे पुराने स्मारक हैं वह हो सकता है कि कमजोर हो जाएं और उनका जो लाइफ है वह खत्म हो जाए। अब यहां पर हमें यह भी जानना होगा कि आखिर जो संरक्षित स्मारक हैं उनके आसपास की भूमि का उपयोग कैसे किया जाएगा। अगर वहां पर कोई निर्माण कार्य करना है तो उसको लेकर के ऐसी कौन सी समिति होगी जो उसकी जांच करेगी, यह निर्धारित करेगी कि निर्माण कार्य की अनुमति दी जाए या नहीं दी जाए। जो समितियां हैं किन मानदंडों के आधार पर जो है यह तय करेंगी कि स्मारक के आसपास कोई निर्माण किया जाए या नहीं किया जाए। यहां पर यह भी स्पष्ट नहीं है कि जो नया संशोधन विधेयक लाया जाएगा उससे जो है एएसआई को जो है ज्यादा पावर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहां पर आपको यह समझना था कि आखिर जो अधिनियम है वो क्या कहता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाता है कि यहां पर जो है प्रोहिबिटेड एरिया क्या है, रेगुलेटेड एरिया क्या है और इसको लेकर के एएसआई के पास क्या पावर हैं और सरकार क्यों जो है इनमें जो है संशोधन करना चाह रही है, जिसको लेकर के विवाद अभी हो रहा है। तो इसको लेकर के जब विधेयक
पेश किया जाएगा मानसून सत्र में, तो और भी जानकारियां जो है निकल करके आएंगी, लेकिन इस मुद्दे को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। आइए अब इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में राजनीतिक दलों का लोकतंत्रीकरण करने से भारतीय लोकतंत्र और मजबूत होगा, इस पर अपने विचार रखें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार मेंस में इस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहां पर आपको यह समझाना है कि आखिर क्यों जो है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इनर पार्टी डेमोक्रेसी बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, और अगर हम यह सुनिश्चित करते हैं कि जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है तो वह किस तरीके से हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा है, उसे और मजबूत करेगा। तो यहां पर जो भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं कि इनर पार्टी डेमोक्रेसी की हमें क्यों आवश्यकता है, जो अनुशंसाएं की गई हैं कमिटियों के द्वारा, आप उसका यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं और यह बता सकते हैं कि आखिर किस तरीके से यह भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में सहायक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, माओवादियों के खिलाफ लड़ाई में निर्दोष आदिवासियों को बलि का बकरा बनाना एक आत्म पराजय चाल है, इसका विश्लेषण करें। यानी कि यहां पर आपको इस कथन का विश्लेषण करना है। आपको जो है हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई हैं जिनमें बहुत सारे आदिवासियों को जो है दोष मुक्त किया गया है, उन सभी केसेस का यहां पर जिक्र करना है। जिस केस की हमने यहां पर चर्चा की है आप उसका जिक्र कर सकते हैं। आप यह समझा सकते हैं किस तरीके से जो माओवादी हैं वह इन्हीं सभी बातों का जो उपयोग है वह लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए करते हैं। यानी कि अगर हमें माओवाद को हराना है तो उस एरिया में विकास के साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि हमारी सरकारों के द्वारा, जांच एजेंसियों के द्वारा, पुलिस के द्वारा उस एरिया में रहने वाले लोगों के साथ कोई भी अत्याचार नहीं किया जाए, नहीं तो इसका फायदा जो है माओवादियों के द्वारा उठाया जाएगा। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आप लोग जरूर नोट डाउन कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।